संस्कृति आई, उसमें लोगों के जीवन में और समाज में कैसे परिवर्तन हुए। तो जो लोगों का जीवन था, समाज था, पीपुल था, सोसाइटी था, उसमें कैसे फर्क आया। जो एक न्यू पैटर्न ऑफ लिविंग आती है उस समय, उस न्यू पैटर्न ऑफ लिविंग से कल्चर का इन्फ्लुएंस होता है, इन्फ्लुएंस कल्चर इन्फ्लुएंस होता है। तो दिल्ली सल्तनत के आगमन के बाद जो टर्क अफगान भारत जाते हैं, उनके आने के बाद जो फॉरेन पीपुल थे, उन्होंने एक हमारी कंट्री की टेरिटरी को कॉन्कर किया। दे हैव कॉन्कर्ड आवर टेरिटरी। और जब वो यहाँ आते हैं तो एक न्यू पैटर्न ऑफ लिविंग, न्यू पैटर्न ऑफ लाइफ ले जाते हैं। जो यह न्यू पैटर्न है, ये इन्फ्लुएंस करता है कंट्री ऑफ द कल्चर को। कंट्री की कल्चर ऑफ द कंट्री इज बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस न्यू पैटर्न ऑफ लिविंग। अब जो अगर हम टर्क और अफगान को देखने की कोशिश करें, इन दोनों ने अपने को मॉडल किया। इन द केस ऑफ टर्क अफगान, both these things happened। इन लोगों के आने के साथ जो हमारा एक प्रवृत्ति था, इन लोगों ने टर्क अफगान जो भारत में आए, इन्होंने अपने को मॉडल किया किस पे? ऑन द एम्परर ऑफ ईरान। तो टर्क और अफगानों ने अपने आप को ईरान के शासकों के पैटर्न पर अपने को मॉडल किया। और वो क्या है? वह अपने साथ आइडियाज लाते हैं। किसका? ईरान और सेंट्रल एशिया का। तो टर्क और अफगान के आगमन के साथ जब टर्क अफगान भारत में आते हैं, द अराइवल ऑफ टर्क अफगान इज गिविंग द न्यू आइडियाज, न्यू पैटर्न ऑफ लिविंग टू द इंडिया, which is coming from Iran and Central Asia। तो ईरान और सेंट्रल एशिया से जो एक नया पैटर्न आता है, वह टर्क और अफगान के द्वारा भारत में प्रवेश करता है। जो इंडियन वे ऑफ लाइफ है, वह इन्फ्लुएंस होने लगती है और उनकी थिंकिंग और बिहेवियर। अब देखिए 3 चीज हो गई, वे ऑफ लाइफ, थिंकिंग, अब सवाल क्या हुआ कि जो भारत में टर्क और अफगान आए, उनसे भारत की वे ऑफ लाइफ में क्या क्या असर पड़ा। ए, वे ऑफ लाइफ इन्फ्लुएंस हुई, थिंकिंग इन्फ्लुएंस हुई, बिहेवियर हुआ। ओनली ए बी सी। क्लियर? इज क्लियर कि जो वे ऑफ लाइफ थी, पहले क्लास की तुलना में इस क्लास में लोग हाफ हो गए। जो लोग हाफ हुए हैं, वही शायद ऐसे लोग हैं जो पढ़ाया जा सकता है। तो जो वे ऑफ लाइफ है, थिंकिंग है, बिहेवियर है, वह तीनों इन्फ्लुएंस में लग गया। जो टर्क और अफगान थे, इन टर्क और अफगान से ए नंबर ऑफ डेवलपमेंट सोसाइटी हुए। नंबर ऑफ डेवलपमेंट्स सोसाइटी में, एक नंबर ऑफ बहुत से डेवलपमेंट सोसाइटी में होने शुरू हो गए। कई तरह के सोसाइटी में विकास होने लग गए। अब सोसाइटी उस समय 4 भागों में डिवाइड हो गई। उस समय की सोसाइटी एरिस्टोक्रेसी, प्रीस्ट, टाउन पर्सन एंड पीजेंट्स, इन 4 भागों में सोसाइटी डिवाइडेड थी। अब देखिए ये लिख देंगे, दूसरा कर देंगे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब सोसाइटी इनमें डिवाइडेड किया, इनमें। व्हाट आंसर? जो सोसाइटी का डिवीजन था, वो एरिस्टोक्रेसी में, प्रीस्ट में, टाउन पर्सन में, पीजेंट्स में, इन 4 भागों में सोसाइटी डिवाइड था।
अब जो प्रीस्ट हुआ करते थे, जो प्रीस्ट थे, टीचर्स थे, वह क्या थे? ब्राह्मण थे और उलेमा थे। अब जो पहली जो एक इशू था, जो प्रीस्ट थे ये ब्राह्मण और उलेमा थे। जो प्रीस्ट थे वह ब्राह्मण थे और उलेमा थे। इसमें से कई लोग बड़े अमीर हुआ करते थे। ये अमीर क्यों हुआ करते थे? इनको लैंड ग्रांट मिलती थी। आप बहुत ध्यान सुनिएगा, सवाल का विश्लेषण ही जाएगा कि जो सोसाइटी 4 भागों में डिवाइडेड थी, इन सोसाइटी जो पहला एक पार्ट है प्रीस्ट था, ये ब्राह्मण उलेमा थे, यह वेल्दी थे। यह वेल्दी क्यों थे? इनको लैंड ग्रांट्स प्राप्त हुई थी। तो ड्यू टू द लैंड ग्रांट्स इनके पास धन हुआ करता था। ये क्या था? यह रिस्पेक्टेड लॉर्ड थी। इट इज द रिस्पेक्टेड लॉर्ड। जो ब्राह्मण थे, उलेमा थे सोसाइटी में, यह एक रिस्पेक्टेड लॉर्ड थे। यह बहुत रिस्पेक्टेड लॉर्ड हुआ करते थे। और इन लोगों ने हिंदू और इस्लामिक कल्चर को बढ़ावा देने में मदद किया। इन दोनों लॉर्डों ने जो हिंदू और इस्लामिक कल्चर है, इसको बढ़ावा देने में मदद किया। जो हिंदू और इस्लामिक कल्चर था, तो इन लोगों ने हेल्प किया कि स्प्रेड हिंदू और इस्लामिक कल्चर। इस बात को अनुभव किया गया कि प्रीस्ट वेयर नॉट सफिशिएंटली इंटरेस्टेड इन रिलीजन। तो उनका इंटरेस्ट कहां पे था? उनका इंटरेस्ट था वर्ल्डली मैटर्स में। बहुत अच्छा सवाल है। जो प्रीस्ट थे, इनका इंटरेस्ट रिलीजन में नहीं था, रिलीजन में नहीं था। ये सवाल आपसे गलत कर देंगे। रिलीजन में नो इंटरेस्ट या लेस इंटरेस्ट। इनका मेन इंटरेस्ट किसमें था? वर्ल्डली मैटर्स था। जो वर्ल्डली अफेयर्स थे, उनमें इनका ज्यादा इंटरेस्ट हुआ करता था। अब चूंकि हमने पहले ही इस बात को समझा है कि उस समय ट्रेड का विकास हुआ। जब ट्रेड का विकास हुआ, उस ट्रेड के विकास के कारण एक नंबर ऑफ टाउन्स बने। उस ट्रेड के विकास के कारण, उस ट्रेड के विकास के कारण नंबर ऑफ टाउन्स बने। तो व्हाट इज द रीजन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ नंबर ऑफ टाउन्स? नंबर ऑफ टाउन्स के डेवलप होने का कारण क्या था? कि उस समय ट्रेड का विकास हुआ और जो लोग टाउन्स में रहा करते थे वो लार्जली कौन थे? मर्चेंट्स, ट्रेडर्स एंड आर्टिसंस। मर्चेंट। अगला सवाल, टाउन्स में कौन रहता था? मर्चेंट्स, ट्रेडर्स एंड आर्टिसंस। यह मर्चेंट, ट्रेडर्स और आर्टिसंस कहां रहते थे? यह टाउन में रहा करते थे। और टाउन क्या थे? टाउन वाज द मेनली ट्रेडिंग सेंटर। यह टाउन्स क्या थे? यह ट्रेडिंग सेंटर हुआ करते थे। जो नगर थे उस समय के, वह एक ट्रेडिंग सेंटर हुआ करते थे। और जो टाउन्स थे, वह जो टाउन्स थे वे प्लेसेस ऑफ रिलीजियस पिलग्रिमेज। कुछ टाउन्स ऐसे थे जो रिलीजियस पिलग्रिम्स के प्लेस थे, जहां पर धार्मिक तीर्थ यात्राएं हुआ करती थी। तो मेजर ट्रेडिंग सेंटर थे के साथ में कुछ टाउन्स ऐसे भी थे जो रिलीजियस पिलग्रिमेज का काम करते थे, जहां पर धार्मिक यात्राएं हुआ करती थी। अब जो आर्टिजन्स थे वो कैसे रहते थे? आर्टिजन्स कैसे रहते थे? वो रहते थे एज पर क्राफ्ट। आर्टिजन्स जो रहा करते थे नगरों में, वह एक अपने क्राफ्ट, जैसा उनका क्राफ्ट होता था उसके हिसाब से रहते थे। और जो सिटी का स्पेशल पार्ट था, उस सिटी के स्पेशल पार्ट में आज भी जाए, आज आप देखते हैं शहरों में स्पेशल पार्ट में आर्टिजन, जब जो उनका क्राफ्ट था, तो क्राफ्ट वाज ए डिटरमाइनिंग फैक्टर कि कैसे वह रहते हैं, किस तरह से वहां पढ़ा करते हैं। जैसे वीवर्स, अगर हम इस क्राफ्ट को देखें तो वीवर्स एक ब्लॉक में, मेटल वाले एक ब्लॉक में, ब्रास वाले एक ब्लॉक में, ज्वेलरी वाले एक ब्लॉक में,
तो जैसा उनका क्राफ्ट था वैसे नगर में ब्लॉक बने होते थे, उसी ब्लॉक में वो रहा करते थे। और जो आर्टिजन्स थे इनका काम क्या था मेनली, जो आर्टिजन्स का मेन काम था क्या, आर्टिजन्स का मेन काम क्या था, करते क्या थे, जो आर्टिजन्स थे इनका मेन काम था क्या, यह नोबल्स को सप्लाई करते थे। जो नोबल्स की डिमांड थी, जो नोबल्स की डिमांड थी, जो उनकी मांग थी, उसको ये सप्लाई करते थे। They were supplying the demand of nobles and their families। जो भी वो लोग चाहते थे वह उनको वह सप्लाई किया करते थे। अब जो आर्टिजन्स थे ये गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग करते थे और अदर पार्ट ऑफ कंट्री भेजते थे, यहां तक कि ओवरसीज भेजते थे, और ये ट्रेड के बेसिस बने, यह ट्रेड के बेसिस बने। अब आर्टिजन्स पे आप सवाल बनाइए, आर्टिजन्स पे आप सवाल बनाइए, यह ट्रेड के बेसिस बन गए, दे बिकम द बेसिस ऑफ द ट्रेड, यह ट्रेड के बेसिस बन गए। तो ट्रेड के बेसिस कैसे बने, यह लोग सामान बनाते थे, सामान बना के यह इसको विद इन द कंट्री और ओवरसीज भेजा करते थे। इस तरह से यह ट्रेड के बेसिस बन गए। और यहां पर जो कारखाने थे उसमें स्लेव्स भी एम्प्लॉय हुए, स्लेव्स भी एम्प्लॉय हुए। तो जो कारखाने थे, जिनको हम, जो वर्कशॉप थे जहां पर प्रोडक्शन हुए थे, वहां पर स्लेव्स भी एम्प्लॉय हुए। अब नाउ यू अंडरस्टैंड द इशू ऑन द आर्टिजन्स फॉर योर एग्जाम, प्रीलिम्स एग्जाम, कि जो ट्रेड का बेसिस था वो ट्रेड के बेसिस बने। कैसे बने, वह चीजों को बनाते थे जो शहर के अंदर भेजते थे और शहर के बाहर भेजते थे। तो जो मैन्युफैक्चरिंग था वो इनसाइड सिटी हुआ करता था और आउटसाइड सिटी भी हुआ करता था। दूसरा उनका जो महत्वपूर्ण क्लास था वो पीजेंट्स था, पीजेंट्स। नाउ कंसंट्रेट ऑन द पीजेंट्स। ये पीजेंट्स कौन लोग थे, जो पीजेंट्स पहले थे वही लगातार कंटिन्यू करते गए, उनकी हालात में कोई खास फर्क नहीं हुआ। और कास्ट सिस्टम still remained एक important feature रहा सोसाइटी का, even after coming of the Islam, even after coming of the Islam, जो एक कास्ट सिस्टम था वह सोसाइटी का एक इंपॉर्टेंट फीचर रहा। यहां तक कि जो कन्वर्ट हो गए इस्लाम में, often continue to remember, उनको उस तरह याद किया जाता था जो उनकी कास्ट हुआ करती थी, और रूल्स ऑफ मैरिज वैसे ही डिटरमाइन होते थे। यहां तक कि among nobles too there was much intermarriage, उनके पास टर्क और अफगान के बीच में इंटर मैरिज हुआ करते थे। तो अगर हम इस्लाम के आगमन के बाद देखें तो जो इस्लाम में लोग आ भी गए, इस्लाम ऑफन कंटिन्यू टू रिमेंबर, और वह अपने उस कास्ट को याद करते थे जो कास्ट उनकी हुआ करती थी, और जो रूल्स ऑफ मैरिज को उसी तरह ऑब्जर्व करते थे जैसा वो पहले था। नोबल्स में एक इंटर मैरिज था अफगान और तुर्क के बीच में, और हिंदू जो कन्वर्ट होते थे इस्लाम में, उनसे होता क्या था, जो कस्टम और आइडियाज इंटरचेंज हो रहे थे। तो जो इस्लाम में लोग कन्वर्ट हो रहे थे हिंदू, उससे क्या हो रहा था, कस्टम और आइडियाज इंटरचेंज हो रहे थे, एंड आइडियाज इंटरचेंज हो रहे थे, उनमें आपस में आदान प्रदान हो रहा था। अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, इसको हम कंक्लूड करने की कोशिश करें कि यह एक संस्कृति का प्रभाव कैसे हो रहा था, तो कई मुस्लिम कस्टम जो हैं वह पार्ट ऑफ हिंदू लाइफ बने, और कई हिंदू कस्टम जो हैं वह मुस्लिम लाइफ के पार्ट बने। तो जो इंडो इस्लामिक संस्कृति का क्वेश्चन है, उस इंडो इस्लामिक संस्कृति में आप इसको लिख सकते हैं, आपको लिखना ही होगा। इंडो इस्लामिक कल्चर, इंडो इस्लामिक कल्चर था, उस इंडो इस्लामिक कल्चर का यह पार्ट हो गया। तो when you are trying to address the इंडो इस्लामिक कल्चर, you have to write this way, कैसे भारत में इंडो इस्लामिक कल्चर आया,
क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो ऐसा इसको क्लियर नहीं हुआ हो, इट्स फाइन, लिख लोगे, पी का सॉल्व आप बन जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। अब जो अगर हम थोड़ा ट्रेड को समझने की कोशिश करें, जो ट्रेड से कई तरह की विचारधाराएं सामने आती हैं। जो टाउन में एक मार्केट प्लेस हुआ करता था, जो बाजार कहा जाता था, जहां पर ट्रेडर्स इकट्ठा होते थे, चीजों को खरीद के बेचते थे। लार्ज फेयर्स लगाए जाते थे उस समय, और जो सब कम्युनिटीज थी वो मेड ट्रेड देयर स्पेशल वर्क। उसमें बनियाज थे, अमूल और कहते हैं मुल्तानीज थे, जिन्होंने ग्रेट इनिशिएटिव, बनियाज और मुल्तानीज, इन्होंने ग्रेट इनिशिएटिव शो किया। इसमें अपने ट्रेवलिंग के द्वारा ट्रेड के विस्तार को लेकर, और एक बंजारा कम्युनिटी थी जो घूम घूम कर चीजों को बेचती थी। इब्न बतूता के बारे में एक सवाल सोर्सेस पे आता है, तो इब्न बतूता ने क्या कहा है भारतीय समाज के बारे में? नाउ यू मस्ट नो दिस, इब्न बतूता क्या बोलता है। इब्न बतूता ने जो अपना एक ऑब्जर्वेशन दिया है, उसने दिल्ली को एक मोस्ट सिग्निफिकेंट सिटी के रूप में उसने डिस्क्राइब किया है कि जो दिल्ली है वह मोस्ट सिग्निफिकेंट सिटी है। मैं आपको ये पीडीएफ दे दूंगा, आपको फायदा हो जाएगा, क्योंकि जो मैंने बात कही है उसमें मैंने इसको टाइप भी कर दिया था, जो उसको मैंने अपनी याददाश्त से भूले, लेकिन हम मैंने उसको लिख दिया है कि कैसे कैसे सिस्टम चल रहा था। अब देखिए, ये जो इब्न बतूता का जो एक अकाउंट है, इसको आपको याद रखना होगा, क्योंकि जनरली ये मेंस में आता है। प्री का सवाल क्या है, उसने क्या बोला? दिल्ली मोस्ट सिग्निफिकेंट सिटी है। दिल्ली से गुड्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया जाया करता है। तो बतूता है कि दिल्ली से सिटी है, और दिल्ली टू दिल्ली केम गुड्स फ्रॉम ऑल ओवर। तो दिल्ली में जो गुड्स आता है फ्रॉम ऑल ओवर, कहां से क्या आता है? व्हाइट राइस फ्रॉम ईस्ट। व्हाइट राइस कहां से आता है? ईस्ट से आता है। शुगर कहां से आता है? कन्नौज से आता है। व्हीट कहां से आता है? दोआब से आता है। फाइन सिल्क साउथ से। कॉटन टेक्सटाइल, मेटलवेयर, ज्वेलरी और आइवरी कार्गो से आता है। फ्रॉम अरेबिया, ईस्ट अफ्रीका, श्री विजय, चाइना। तो जो इब्न बतूता का यह ऑब्जर्वेशन है, ये कहना है कि दिल्ली एक बहुत महत्वपूर्ण शहर था। इट वाज द मोस्ट मैग्निफिसेंट सिटी। दिल्ली में जो गुड्स आता है ऑल ओवर से आता है। लार्ज अमाउंट्स ऑफ व्हाइट राइस फ्रॉम द ईस्ट, शुगर फ्रॉम कन्नौज, व्हीट फ्रॉम दोआब, फाइन सिल्क फ्रॉम द साउथ, कॉटन टेक्सटाइल, मेटलवेयर, ज्वेलरी, आइवरी फ्रॉम अरेबिया, ईस्ट अफ्रीका, श्रीविजय एंड चाइना। और जो बंगाल था वह मेन सेंटर था ऑफ द ट्रेड विद चाइना। बंगाल मेन सेंटर था ट्रेड चाइना के साथ। और जो चाइनीज मर्चेंट्स थे वो विजिट किया करते थे बंगाल इन द 15th सेंचुरी। अगर आप इसको सिर्फ देखो, तो क्लास 7 की किताब से ही अगर आप इन बतूता के ऑब्जर्वेशन के आधार पर भारत की दशा लिखना चाहो, मेरे ख्याल से 70 to 80 वर्ड्स आपको मिल रहा है रफली। आप काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 56, सॉरी अराउंड 60 वर्ड्स। जबकि आप कोई भी प्रॉपर पैराग्राफ नहीं, सेंटेंस नहीं बना रहे हो। आप सेंटेंस बनाओगे तो 80 हो जाएगा। आप सेंटेंस अगर एरो से करोगे ऐसे करके तो 60 वर्ड्स आएगा। तो सवाल ये तो आएगा नहीं कि सिर्फ इब्न बतूता के आधार पर ही बताइए। जब पूछते हैं तो क्या बोलते हैं? चाइनीज ट्रेवलर्स ऑफ द मिडिल इंडिया, या पूछ लेंगे अफ्रीकी चाइनीज ट्रेवलर,
अरबी या चाइनीज यात्री, तो आपके पास इब्न बतूता को लिखने का इससे ज्यादा स्कोप मिलेगा ही नहीं। इफ द क्वेश्चन ऑफ दैट 150 और 200 वर्ड, इससे ज्यादा मटेरियल नहीं मिलेगा। अगर उन्होंने 2-3 देशों के यात्रियों के बारे में पूछ लिया, तो योर होल आंसर विल बी समराइज ओनली दिस। तो यू कैन वेरी वेल प्रोसीड विद ओनली दिस आंसर। इसी से आप प्रोसीड कर जाओगे। आप जब एडवांस किताबों पढ़ोगे तो इब्न बतूता जब लिखा है उस सब में लिखा हुआ ही है। When they are describing the situation of the pre-modern India on the basis of Ibn Battuta, चाहे जो किताब हो, ये सब में लिखा ही लिखा है। तो आप क्लास 7th की किताब से भी एक गुड अमाउंट ऑफ पोर्शन आप लिख सकते हो। तो ये इब्न बतूता का ऑब्जर्वेशन है, आप जरूर याद रखिए, आपके मेंस में ये जरूर काम करेगा। अब उस समय का जो एक पूरा माहौल था, उस माहौल में जो ट्रेड था वह इनकरेज हो रहा था और यूज ऑफ मनी आ रहा था। जो ट्रेड के इनकरेज में यूज ऑफ मनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कर रहा था। क्वाइन को मिंट किया जा रहा था और क्वाइन को एक्सचेंज में लाया जा रहा था। और जो क्वाइन को मिंट किया जा रहा था, जो सिल्वर तनख्वाह बनाया, जिसको इल्तुतमिश ने आरंभ किया, यह सिल्वर तनख्वाह, यह क्वाइन, यह हमारे सिल्वर क्वाइन इसी से डिसेंडेंट हुआ है। जो हमारा सिल्वर क्वाइन बाद में बना है वह इसी सिल्वर तनख्वाह से आरंभ होता है। सिल्वर तनख्वाह के आरंभ होने से हमारा सिल्वर क्वाइन होता है, जो इल्तुतमिश ने शुरू किया। इस समय वेट का सिस्टम नहीं यूज किया गया, नॉर्थ इंडिया में वेट का सिस्टम यूज किया। तो सिल्वर क्वाइन और वेट मेजरमेंट, ये दोनों अपने व्यापार में बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल होने लगे। रिलीजन में उस समय आइडियाज दोनों एक दूसरे से बारो कर रहे थे। जो टू रिलीजियस ट्रेंड थे, सूफी मूवमेंट्स और भक्ति मूवमेंट्स, ये दो सूफी तो सूफी मूवमेंट थे और भक्ति मूवमेंट थे, यह एक दूसरे में अपनी आइडियाज को प्रवेश करा रहे थे। जो सूफी मुस्लिम आए कहां, वह पर्शिया से आए थे, जो बाहर लैंड है 11वीं सेंचुरी में। अब सूफी आंदोलन का या सूफी लोगों का पूरी फिलॉसफी क्या थी? व्हाट वाज द फिलॉसफी ऑफ द सूफी पीपल? जो सूफी हमारे पास थे उनकी फिलॉसफी थी क्या? अब जो सूफी लोग थे, इनकी फिलॉसफी क्या थी? यह बात करते थे लव एंड डिवोशन टू द गॉड, ईश्वर के नजदीक जाना। यहां पर आप समझने की कोशिश करें तो सूफी एक नई विचारधारा लेकर सामने आ रहे थे। ये क्या बोल रहे थे कि जो ईश्वर के नजदीक जाना है, ये इस बात को की वकालत कर रहे थे कि लव एंड डिवोशन मीन्स ऑफ coming nearer to the God. Love and devotion, यह मीन्स है to go nearer to the God। तो अगर आता है सैद्धांतिक पक्ष में सूफी पर सवाल कि सूफी ईश्वर के नजदीक कैसे जाना चाहते थे, उनका कहना था लव एंड डिवोशन, प्रेम और श्रद्धा, प्रेम और समर्पण ईश्वर के नजदीक जाने का एक रास्ता है। और उन्होंने एम्फसाइज जो किया कि ईश्वर के नजदीक कैसे जाया जाना चाहिए। अगर कोई ईश्वर को पूरी तरह से प्यार करता है, वह उसके नजदीक जाता है। तो उसके नजदीक जाने के लिए प्रेयर फास्टिंग रिचुअल की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ईश्वर के प्रति प्रेम रखो और उसके प्रति समर्पण रखो। इन्होंने यह भी कहने की कोशिश की कि जो रिस्पेक्ट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स है, आप हर प्राणी की, सबकी आप एक रिस्पेक्ट करने की कोशिश करो। और यह एक टॉलरेंट लोग थे, यह जो सूफी थे यह टॉलरेंट लोग थे, यह उन ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी में नहीं करते थे। इसलिए सूफियों का विरोध जो ऑर्थोडॉक्स लोग थे वह करना शुरू कर दिए। अब सूफियों में एक जो पीर हुआ करते थे, वह
इस्लाम में कन्वर्ट होने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते थे। वह कहा करते थे कि जो व्यक्ति हिंदू है वह बेटर हिंदू होने की कोशिश करे। अब एक सवाल बहुत आता है, कौन कौन से महत्वपूर्ण पीर थे? मोइनुद्दीन चिश्ती कहां पे थे? यह अजमेर में थे। इन्होंने डिवोशनल म्यूजिक अपने संगत में शुरू किया। और जो उलेमा लोग थे इन्होंने डिवोशनल म्यूजिक को डिसअप्रूव कर दिया। क्यों? क्योंकि यह इस्लाम के सिद्धांतों से मेल नहीं खाता है। और कव्वाली की परंपरा इन्हीं सूफियों के डिवोशनल म्यूजिक से आई है। दूसरा, बाबा फरीद ये कहां में थे? ये अजोधन में थे। स्पेलिंग रॉन्ग हो गई है। ये सवाल कई बार आता है, कौन कहां था? सैयद मोहम्मद गेसू दराज ये कहां थे? यह गुलबर्गा में थे। शाह आलम बुखरानी कहां थे? यह भी गुजरात में थे। बहादुद्दीन जकारिया कहां थे? मुल्तान में थे। शेख कहां पे थे? शेख सियालुद्दीन और सुहरावर्दी कहां थे? सियालकोट में थे। यह महत्वपूर्ण आपके सूफी मूवमेंट के लोग थे जो विभिन्न विभिन्न जगहों में रहा करते थे। इस पर सवाल कई बार आया हुआ है, तो आप ये जो एक पूरी लिस्ट है यह याद करने की कोशिश करिएगा। निजामुद्दीन औलिया के बारे में कहते हैं यह बहुत ब्रेव थे। यह किसी से भी कोई बात कहने में किसी तरह से डरते नहीं थे। जो भी इनको अच्छा लगता था वह कहा करते थे। भक्ति मूवमेंट के जो अनवार और नैनार तमिल के थे, तो जो डिवोशनल कल्ट स्टार्ट हुआ, जो ट्रेडिशनल प्रीचिंग आइडियाज थी, वह भक्ति में जो हाइम्स के थी, वह उनके प्रति एक जो हाइम्स की ऋचाएं थी उसके बारे में लोग गाया करते थे। यह जो भक्ति मूवमेंट है और सूफी मूवमेंट है, इसको अगर हम देखने की कोशिश करें तो जो भक्ति मूवमेंट के जो अनवार और नैनार्स थे, जो तमिल डिवोशनल कंठ था, ये स्टार्ट कैसे हुआ? जो ट्रेडिशनल प्रीचिंग थी आइडिया भक्ति, वह ट्रेडिशनल प्रीचिंग थी कैसे? हाइम्स और स्टोरी से थी। उनके बारे में जो वंदनाएं थी और उनके बारे में जो कहानियां थी। यह जो मूवमेंट हुआ पॉपुलर हुआ कैसे? मर्चेंट और आर्टिजन्स के द्वारा। यह पॉपुलर कैसे हुआ? हाउ इट बिकेम पॉपुलर? यह विख्यात हुआ कैसे? जो मर्चेंट्स थे और आर्टिजन्स थे वह इनके बड़े समर्थक हुआ करते थे। तो मर्चेंट और आर्टिजन्स के समर्थन के द्वारा यह बहुत पॉपुलर, मर्चेंट और आर्टिजन के द्वारा यह बहुत पॉपुलर हुआ और हर आदमी के बीच व्याप्त होने लगा। अगर भक्ति टीचर्स क्या बोलते थे? रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड गॉड, इस पर आधारित है लव। भक्ति और सूफी कुछ एक ही तरह की बात करते थे कि जो गॉड एंड मैन का रिलेशन है वो किसके बेस पर है? किस पर? लव पर है। वर्शिपिंग गॉड विद डिवोशन, क्या बोलते थे? वर्शिपिंग। इसको हम एडवांस में और डिटेल पढ़ेंगे तो सवाल आते हैं। वर्शिपिंग गॉड विद डिवोशन, श्रद्धा या समर्पण के द्वारा ईश्वर की आराधना, यह बेटर है। इट इज बेटर देन नंबर, इस लाइन को याद रखिए आप, नंबर ऑफ रिलीजियस सेरेमनीज। Worshipping God with devotion is better than a number of religious ceremonies. जो ईश्वर के प्रति समर्पण के साथ ईश्वर की स्तुति है, वह कई धार्मिक संस्कारों से ज्यादा बेहतर है। और उन्होंने इस बात पर स्ट्रेस दिया, जोर दिया कि टॉलरेंस होना चाहिए। टॉलरेंस among religion, जो हमारा धर्म है इसमें एक टॉलरेंस, एक आपस में सद्भाव होना चाहिए।
और इन जो हमारे रिलीजियस लीडर्स थे, इसमें अगर देखा जाए तो जो रिलीजियस लीडर्स की लाइन थी, जो इन लोगों ने जिन्होंने रिलीजन को आगे बढ़ाया, इन लोगों में थे कौन कौन? जो हमारा जो वर्शिप था, इसमें जो इस फिलॉसफी का एडवोकेसी कर रहे थे, उसमें बहुत से नॉन ब्राह्मण थे। तो जो उन्होंने बताया कि जो डिवोशन है वर्शिप सेरेमनीज है और कल्ट्स है। अब चैतन्य बंगाल में कृष्णा डिवोटी, जो कृष्ण के स्तुति में अपनी आराधना किया करते थे, तो चैतन्य बंगाल कृष्णा डिवोटी हैमस टू कृष्णा सेटल्ड कन्याकुमारी में, ये महाराष्ट्र के थे। तो जो चैतन्य थे, जो चैतन्य महाप्रभु थे, रिलीजियस टीचर थे बंगाल में, वह कृष्णा के बहुत भक्त थे और उन्होंने बहुत कृष्ण के लिए बहुत से उन्होंने कहते हैं सॉन्ग गाए। अब उसके बाद आता महाराष्ट्र, ये चैतन्य बंगाल के थे, कृष्णा के डिवोटी थे, ये सेटल कर गए वहां पुरी में। महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर, इन्होंने क्या किया? ये सारे फैक्ट्स आप याद करिए, इस सारे फैक्ट्स सिर्फ देखिए, आप याद करें। महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर, इन्होंने रीरोड किया गीता इन मराठी। क्यों रीरोड किया? वाई ही रोड गीता मराठी, ये भी सवाल हो गया। वाई ही रीरोड गीता इन मराठी, क्यों लिखा उन्होंने? क्या रीजन था? गीता को मराठी में लिखने के पीछे क्या कारण था? वो चाहते थे कि जो ऑर्डिनरी पीपुल है, जो संस्कृत में एजुकेटेड नहीं है, जो गीता को समझ नहीं सकते हैं, वह गीता समझ सके। नामदेव एंड तुकाराम, नामदेव और तुकाराम ने भी डिवोशन टू गॉड की वकालत की। और जो आइडिया ऑफ डिवोशन टू गॉड टू लव, अब आइडिया ऑफ डिवोशन, इनका फोकल पॉइंट क्या था? आइडिया ऑफ डिवोशन टू गॉड, आइडिया ऑफ नॉट टू लव, प्रेम के द्वारा ईश्वर के प्रति समर्पण का सिद्धांत। बनारस में कबीर हुए। अब कबीर साहब क्या था? उन्होंने हिंदू मुस्लिम के बीच एक ब्रिज, हिंदू और मुस्लिम संप्रदायों के बीच इन्होंने एक ब्रिज बनाने की कोशिश की, एक सेतु बनाने की कोशिश की। और कबीर के जो समर्थक थे, कबीर पंथी कहलाए, सूरदास एंड दादू। कबीर के बाद कौन थे? सूरदास भी थे, दादू भी थे। नानक, ये सिख रिलीजन के थे। दौलत खान लोधी के समय सेटल करतारपुर में, इनकी टीचिंग को आदि ग्रंथ में कंपाइल किया गया है, जो इनके चौथे सक्सेसर ने किया है। ये भी कहते थे ओनली वे टू क्लोज टू गॉड इज लव। सब लोग ईश्वर के प्रति प्रेम की बात करते थे। लंगर की संकल्पना इन्होंने स्टार्ट की, लंगर के द्वारा सबको खाना मिलना चाहिए। और इन्होंने अपने बाद गुरु परंपरा की शुरुआत की। इन्होंने गुरु को अपॉइंट कर दिया और 17वीं सेंचुरी में खालसा संप्रदाय बन गया, जो एक मिलिट्री ग्रुप था, जो एक सैनिक समूह के रूप में आ गया। यह जो भक्ति मूवमेंट था, यह सिर्फ रिलीजियस मूवमेंट नहीं था। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, जो भक्ति मूवमेंट था, इट इज नॉट ओनली ए रिलीजियस मूवमेंट। इसने सोशल आइडियाज को भी प्रभावित किया। इसने समाज की जो सोशल सामाजिक जो विचारधारा थी उसको प्रभावित किया। जो अर्लियर भक्ति थे वो टीच करते थे तमिल डिवोशनल कंपोजिशन को, जैसे चैतन्य, उन्होंने क्या किया? उन्होंने वे लार्जली कंसर्न विद रिलीजन। लेकिन चैतन्य क्या थे? चैतन्य लार्जली विद रिलीजन, वह ईश्वर की स्तुति करते थे, कृष्ण के पद गाते थे, कृष्ण की आराधना करते थे। लेकिन उसके बाद का जो एक प्रवाह आता, कबीर नानक, इन्होंने कहा हाउ सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड। कबीर और नानक, अब चैतन्य कबीर नानक में फर्क क्या है? कबीर नानक यह बात करते थे हाउ सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, हाउ सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड। सोसाइटी को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए, इसके बारे में कबीर और नानक कहा करते थे।
बोथ इन दोनों ने इस बात को ऑब्जर्व किया कि सोसाइटी को, अब कबीर नानक के साथ पहली बात ये हो गई, दूसरी कबीर नानक इन्होंने ऑब्जेक्ट किया कास्ट के डिवीजन पे, ऑब्जेक्टेड कास्ट डिवीजन, इन्होंने कास्ट के बेस पे डिवीजन को ऑब्जेक्ट, पहली बात क्या थी, यह रिलीजियस लीडर उतने नहीं थे जितने ये सोशल रिफॉर्मर थे, और ये बात करते थे हाउ सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज। सेकेंडली मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दे हैव ऑब्जेक्टेड कि सोसाइटी को कास्ट के आधार पर डिवाइड नहीं किया है। थर्ड, लो स्टेटस गिवन टू वुमेन, ऑब्जेक्टेड लो स्टेटस गिवन टू अ वुमेन, एक महिला को जो एक निचला दर्जा दिया जाता है, इसका उन्होंने ऑब्जेक्ट किया, इसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने इस बात को इंकरेज किया। चौथा, फोर्थ, इंकरेज कि मेन के क्षेत्र में महिलाओं का प्रवेश हो। They had encouraged the entry of women in the field of men। इस बात को इन्होंने, जो कई वेरियस एक्टिविटीज थी जिसमें पुरुषों का विशेषाधिकार माना जाता था। माय गॉड, आवाज आ रही, आवाज आ रही नहीं आ रही थी, मैं लगाना भूल गया। सर क्लियर आ रही है? आ रही है, वो क्या मिस कर गया मैं, वो लगाना कान में। सर आवाज सही थी। अच्छा, ओके ओके ओके। तो जो उसने इंकरेज किया कि जो पुरुषों का विशेषाधिकार है उस क्षेत्र में यह प्रवेश करे। जो कबीर और नानक के जब फॉलोअर्स इकट्ठा होते थे उसमें क्या था, पांचवा, इनके फॉलोअर्स जब गैदरिंग करते थे, गैदरिंग उसमें वोमेन्स इंक्लूडेड हुआ करती थी। इनकी गैदरिंग में वोमेन्स क्या है, वह इंक्लूडेड हुआ करती थी। यह एक बहुत बड़ी बात थी। और कुछ जो फाइनेस्ट हाइमेंस थी वो किसने की कंपोज, मीराबाई ने भी की। मीराबाई ने भी कुछ हाइमेंस कंपोज की। मीराबाई के बारे में रामविलास शर्मा अच्छा लिखते हैं कि मीरा ने लिखा तो कम है लेकिन उनके लेखन में भाव विह्वलता बहुत है। अब इन पांचों से आप मेंस का सवाल देखिए। पॉइंट नंबर 1 आप लिखिए, सोसाइटी हाउ, ये पॉइंट नंबर 1, हाउ सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड, लिख लिया। पॉइंट नंबर 2, ऑब्जेक्टेड कास्ट डिवीजन। पॉइंट नंबर 3, ऑब्जेक्टेड लो स्टेटस गिवन टू वुमेन। Point number 4, encourage women in the field of men. Point number 5, in their gathering, women's included. Ab now see the women's empowerment part. Now see your question number 1, paper number 1, women's empowerment. How you address it? The Bhakti movement has encouraged the participation of the women. तो अगर आप कास्ट सिस्टम अगर हटा दिए, पॉइंट नंबर 1 हटा दीजिए। हाँ, पॉइंट नंबर 1, कैसे सोसाइटी ऑर्गेनाइज होती है, 1 कास्ट हटा दीजिए, ये काम नहीं आ रहा है। 3 वुमेन्स का है, 4 वुमेन्स का है, 5 वुमेन्स का है। तो वुमेन्स इंपावरमेंट के सवाल में आप इसको रिलेट करिए कि जो हमारा भक्ति मूवमेंट है वह वुमेन्स इंपावरमेंट में कैसे काम कर रहा है। लिखना 20 ही शब्द है, 15 शब्द, 10 शब्द, उसी में आपका काम हो जाएगा। Don't write much, just write simple. In the Bhakti movement, particularly Kabir and Nanak, उन्होंने ये 4 बातें वुमेन्स इंपावरमेंट के बारे में कही। कितना आएगा, 15 शब्द, 10 शब्द, उसमें आपका काम हो गया। देन यू प्रोसीड योर क्वेश्चन जो आप आंसर कर रहे हो। यह आप इंट्रोडक्शन पार्ट में लिख सकते हो, कंक्लूजन पार्ट में लिख सकते हो। जो बॉडी ऑफ पार्ट है उसमें अपना आंसर करना, आइदर इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, कहीं भी उसको ऐड कर देना। और प्री का जो सवाल बनेगा यही 4-5 पॉइंट लिख के कर देंगे। आप लोग प्री का सवाल बनाने की कोशिश करिए, आपको आइडिया पक्का आ जाएगा। इट्स क्लियर? लैंग्वेज एंड लिटरेचर,
लैंग्वेज, लिटरेचर। अगर हम लैंग्वेज और रीजन को देखने की कोशिश करें तो जो भक्ति मूवमेंट है इसने किस भाषा में काम किया? पीपुल्स लैंग्वेज, लोगों की भाषा में, पीपुल्स लैंग्वेज। पीपुल्स के लैंग्वेज में भक्ति मूवमेंट ने काम किया, जो लोगों की भाषा थी। उससे क्या हुआ? भाषा का विकास हुआ। और जो हमारा जो हम वास्तविकता क्या है? आवर लैंग्वेजेस हैव डेवलप्ड फ्रॉम दीज अर्ली फॉर्म्स। जो टू फॉर्म्स है, हिंदी ब्रज अवधी, हिंदी ब्रज अवधी, इसका विकास हुआ। हिंदी ब्रज अवधी 3 भाषाओं का अच्छा खासा विकास इस समय हुआ। यूजिंग पंजाबी, हिंदी ब्रज अवधी पंजाबी, यह भाषाएं भक्ति आंदोलन से आरंभ हुई। यही नहीं, यह भाषाएं कहां हुई? यह नॉर्थ इंडिया में हुई। अब आई वेस्ट इंडिया में। वेस्ट इंडिया में गुजराती, ईस्ट इंडिया में बंगाली। तो कितने हुए? 1 2 3, 1 2 3 4 5 6। हिंदी ब्रज अवधी कहते हैं पंजाबी नॉर्थ इंडिया में, वेस्ट इंडिया में गुजराती और ईस्ट इंडिया में बंगाली। इन भाषाओं का विकास हुआ। कन्नड़ा मैसूर में और तेलुगु आंध्रा में। कन्नड़ा मैसूर में और तेलुगु आंध्रा में। तो आप कह सकते हैं कि जो उस समय का जो एक मूवमेंट चला, जो उस समय प्री अर्ली इंडिया था, उसमें भक्ति टीचर्स के माध्यम से कई भाषाओं का विकास हुआ। दूसरा, एक कोर्ट लैंग्वेज का विकास हुआ। पहले भाषा के पर्शियन हुआ करती थी कोर्ट लैंग्वेज का, वहां किसके बाद उर्दू का विकास हुआ। उर्दू मेनली सोल्जर्स यूज करते थे, तो ग्रामर वाज द सेम एज ऑफ हिंदी। तो उर्दू का ग्रामर हिंदी की तरह का था। और वर्ड्स कहां से लिए गए? पर्शियन से लिए गए, टर्किश से लिए गए, उर्दू हिंदी से लिए गए। तो जो उर्दू के वर्ड्स थे, पर्शियन, टर्किश, जो उर्दू के वर्ड थे वो कहां से लिए गए? पर्शियन से लिए गए, टर्किश से लिए गए। और कुछ वर्ड्स उन्होंने हिंदी से भी लिए, जो हमारी हिंदी हुआ करती थी। खड़ी बोली हिंदी तो बाद में आई थी, जो अपनी हिंदी थी उससे उन्होंने शब्द दिया। तो इर्गो एक उर्दू भाषा का विकास हुआ। और साथ साथ दक्कन में उर्दू बोली गई। तो तेलुगु, मराठी, उर्दू, ये कई भाषाओं का विकास हुआ। उस समय संस्कृत जो है वह लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल की भाषा थी। यह बेसिकली यूज होती किसके द्वारा? शैवाइट्स और वैष्णवाइट्स के द्वारा। संस्कृत जो है वह लिमिटेड लोगों की भाषा थी। वह रिलीजियस रिचुअल थी शैवाइट्स की, वैष्णवाइट्स की। पुराण, रामायण, महाभारत, यह रीजनल लैंग्वेजेस में अवेलेबल होने लग गए। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। सर्टेन हिंदू जो विजयनगर के राजा थे, इन्होंने अपने यहां भाषा का विकास किया। जो पुराण, रामायण, महाभारत रीजनल लैंग्वेज में आ गए। कंबन ने लिखा तमिल में, अभी नाम याद है, कंबन तमिल, याद रखिएगा, कंबन तमिल। पोथना तेलुगु पोएट श्रीनाथ एंड शिवा पर पोएम लिखा। एक सवाल क्या आता है, कंबन किस भाषा के थे, पोथना किस भाषा के थे, श्रीनाथ किस भाषा के थे। जायसी ने पद्मावत लिखी और विद्यापति, जायसी ने पद्मावत लिखी और विद्यापति ने मराठी लिखा। तो जो उस समय के लेखक थे, तो तेलुगु पोएट श्रीनाथ थे, कंपोज किया शिव के ऑनर में। शिवा उसका नाम था हरविलासा, जो उसका नाम था हरविलासा, ये भी याद किया, हरविलास लिखा एक शिव के सम्मान में श्रीनाथ ने। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखा, जो फेमस हिंदी पोएम था। और विद्यापति ने लिखा पोएम्स मराठी में। अमीर खुसरो का बहुत नाम था, अपनी पर्शियन पोएट्री को लेके
बहुत अच्छा लिखा करते थे। अब उस समय का जो आर्किटेक्चर था, अगर हम उस समय के आर्किटेक्चर को देखें तो उस समय का जो आर्किटेक्चर था वह पर्शिया और सेंट्रल एशिया से जो न्यू स्टाइल था वह मर्ज हो गया। Sir, sorry, sir, voice is not coming. Still, it's not coming, sir. Record. Stop. चलो बंद कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है? Sir, अब now आइए। yes, sir, आने लगी। ठीक आ रही है, कम आ रही है? अच्छी से आ रही है सर, ठीक आ रही है। अच्छा चलो फिर इसको कर देते हैं। ओके सर। तो जो उस समय का आर्किटेक्चर था, जो टर्क और अफगान थे, वह पर्शिया और सेंट्रल एशिया से न्यू स्टाइल और टेक्निक आर्किटेक्चर का लेके आए। और जो न्यू स्टाइल लेके आए, इन न्यू स्टाइल के टेक्निक को मर्ज किया गया ओल्डर इंडियन स्टाइल से। तो जो पर्शियन और सेंट्रल एशिया की स्टाइल थे, इसको मर्ज किया इंडियन स्टाइल के साथ। जो पर्शियन और सेंट्रल एशिया की स्टाइल थी उसको इंडियन स्टाइल के साथ मर्ज किया। इससे क्या हुआ? इसको मर्ज करने से न्यू टाइप ऑफ आर्किटेक्चर आ गया। इससे न्यू टाइप ऑफ आर्किटेक्चर का विकास भारत में होने लग गया। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर फॉर्म था जो वाइडली यूज्ड हुआ, क्या हुआ? ट्रू आर्च एंड डोम। जो आर्च एंड डोम था, ट्रू आर्च एंड डोम, यह एक स्टाइल था जो यहां यूज होना शुरू हुआ। अब जो आर्च और डोम स्टाइल था, यह आर्च और डोम स्टाइल क्या था? यह आर्च और डोम स्टाइल में जब ये बनाया करते थे, इसको बनाते समय सपोर्ट नहीं देते थे बीम से, ये स्टोन के साथ प्लेस कर देते थे। यह जब यह डोम और आर्च स्टाइल का प्रयोग करते थे तो इन्होंने इस स्टाइल को प्रयोग करते समय इंपॉर्टेंट क्या बात क्या है, हमारे यहां बीम का सपोर्ट होता था, यह बीम का सपोर्ट नहीं करते थे। यह स्टोन को रख के एक पॉइंट करते थे, एक फॉर्म बनाते थे। डोम क्या होता था? एक सेमी सर्कुलर एरिया होता था। डोम आपने देखा होगा कि एक सेमी सर्कुलर एरिया हुआ करता था, एक सेमी सर्कुलर ऊपर बनाया करते थे जो डोम की आकृति दिया करता था। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या है? टर्क के आने के पहले भी इंडियंस को इसका पता था, लेकिन ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। अगर यह सवाल आता है कि क्या डोम और आर्च के बारे में इंडियंस को पता नहीं था, आंसर क्या होगा? टर्क के आने के पहले इंडियन आर्किटेक्ट तो जानते थे, लेकिन जो आर्च की स्टाइल थी उसको जानते थे, लेकिन ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ था। और इस स्टाइल में जो बनाई गई, इस स्टाइल में मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया। मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके इस स्टाइल को बनाने की कोशिश की गई, इस स्टाइल को बनाया गया। जो अर्लियर बिल्डिंग्स थी उसमें डोम नहीं हुआ करता। देखिए ये भी सॉल्व फ्री का हो गया। अर्लियर बिल्डिंग्स नो डोम, ओनली टावर एंड स्पायर्स। जो अर्लियर बिल्डिंग्स थे उसमें डोम नहीं हुआ करता था। जो आर्चेस थे वो भी बनाए गए बाय प्लेसिंग ए बीम अक्रॉस टू अपराइट पिलर्स। बीम, जो आर्चेस बनाए गए, बीम अक्रॉस टू अपराइट पिलर्स। हम दो संस्कृतियों के बीच के जो आर्किटेक्चर है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं।
जो अर्लियर बनाए जाते थे, अर्लियर बिल्डिंग आती थी, उसमें कोई डोम नहीं हुआ करता था, सिर्फ क्या होते थे, टावर्स एंड स्पायर्स। ठीक है, क्लियर हो गया? जो आर्चेस थे वह बनाए जाते थे बाय प्लेसिंग ए बीम अक्रॉस टू अपराइट पिलर्स। तो जो आर्चेस बनाते थे वह ऐसे बनाते थे। लेकिन टर्कों के बाद पूरा स्थापत्य एक नए तरह से आने लग गया। तो उनके आने के बाद जो नई स्टाइल आई, वो द डोम एंड द ट्रू आर्च, ये यूज होने लगे मॉस्क में, पैलेसेस में और टॉम में। जो अंदर स्ट्रक्चर बनाया, जो यूज किया गया, टॉल सेंट्रल टावर और विंडनेस, टॉल सेंटर टावर और मिनरल्स। इसका हिंदी अनुवाद भी कर दूंगा, अभी याद नहीं आ रहा मेरे को। तो दूसरा उन्होंने एक स्टाइल एंड स्ट्रक्चर यूज किया, जो फेकुंडी यूज किया, टॉल सिलेंडर टावर, टॉल सिलेंडर टावर और मिनट। मैं इसको भी अनुवाद करके आपको उसमें डाल दूंगा, वैसे हिंदी की किताब में होगा, आप लोग देख लीजिएगा। जो शेप ऑफ बिल्डिंग थी वह सिमिलर हुआ करती थी पर्शिया और सेंट्रल एशिया की तरह। जो शेप ऑफ बिल्डिंग थी वह सिमिलर थी पर्शिया और सेंट्रल एरिया की तरह। और डेकोरेशन इंडियन, शेप पर्शियन एंड सेंट्रल एशियन और डेकोरेशन इंडियन। ये आप याद रखिए कि जो उन्होंने बिल्डिंग बनाई, उस बिल्डिंग का जो शेप था वो कैसा था, पर्शियन और सेंट्रल एशिया की तरह का था। लेकिन जो उस पर डेकोरेशन हुआ करता था वो लार्जली इंडियन था। क्यों होता था? वाई इंडियन क्राफ्ट्समैन इसमें इस्तेमाल होते थे। यह होता क्यों था? वाई जो इंडियन क्राफ्ट्समैन थे, जो इंडियन क्राफ्ट्समैन थे, वह इंडियन क्राफ्ट्समैन इसमें काम करते थे। और जो कि इंडियन क्राफ्ट्समैन इस कंस्ट्रक्शन में काम करते थे, इसलिए इंडियन स्टाइल आने लग गई। जो कुतुब मीनार था वो मास्क है, दिल्ली में है, जो अर्लियर अपना एक इंस्टेंस दिखता है, जो मामलुक कहते हैं काल का एक दस्तावेज है। साइटेडल ऑफ जो फिरोज तुगलक है, जिसको हम लोग फिरोज शाह कोटला, इसको हम बोलते हैं फिरोज शाह कोटला। इसको हम बोलते हैं फिरोज शाह कोटला, फिरोज शाह कोटला। जो साइटेडल ऑफ द फिरोज है, इसको हम बोलते हैं फिरोज शाह कोटला। आपने जरूर नाम सुना होगा। और तुगलकाबाद जो फोर्ट एट के बनाया क्या किया गया, फोर्ट एट तुगलकाबाद बनाया गया। उसके साथ साथ जो टॉम्ब ऑफ लोधी किंग है, दिल्ली वो बनाया गया। टॉम्ब ऑफ लोधी किंग ये ग्लो करता है, यहाँ ब्राइट कलर का इस्तेमाल होने लगा। तो ब्राइट कलर का इस्तेमाल लोधी किंग के समय में होना स्टार्ट हो गया। जो टर्कोइज ब्लू था, ग्रीन था, येलो था, पिंक था, लार्ज रेंज ऑफ मोर डेलिकेट सिलेंडर का यहां इस्तेमाल होने लग गया। इसके इस्तेमाल से थोड़ा से रंगीन आने लग गई। तो इससे फर्क क्या हुआ, इसका असर क्या आया कि जो मिक्सचर ऑफ इंडियन और पर्शियन स्टाइल था, यह कई एक्सपेरिमेंट के द्वारा हमारे सामने आने लग गया। शर्की रूलर्स, स्पेलिंग गलत हो गई है, शर्की, जो शर्की रूलर्स है जौनपुर के। अब देखिए, यह याद जरूर रखिएगा कौन सा कहां का है। शर्की रूलर्स जो जौनपुर के थे, अहमद शाह गुजरात के थे, मैंने कल बताया था। जो रूलर ऑफ मालवा के थे, जिन्होंने मांडू में बनाया, मांडू बनाया। अब इन्होंने स्टोन का इस्तेमाल किया। क्यों? स्टोन इजिली अवेलेबल था। जो बंगाल में गौर पंडुआ था, ब्रिक्स का था। क्यों? स्टोन नॉट इजिली अवेलेबल इन द ईस्टर्न इंडिया। बड़े इंटरेस्टिंग फाइंडिंग है यहाँ पे कि जो एक कल्चर में आ रहा है कि लोधी किंग ने ब्राइट कलर का इस्तेमाल किया। शर्की रूलर जौनपुर में थे, अहमद शाह गुजरात में थे, मालवा मांडू बनाया है, वहां पे स्टोन का इस्तेमाल। क्यों? स्टोन इजिली अवेलेबल था। और बंगाल में गौर पंडुआ बनाया गया, तो ब्रिक्स बनाया गया। क्यों? क्योंकि स्टोन इजिली अवेलेबल नहीं थे। कश्मीर
फॉलोड किया सेंट्रल एशियन पैटर्न को, वहां वुड का इस्तेमाल हुआ। और बहमनी जो कैपिटल की जो सिटी है गुलबर्गा और बीदर, जो बहमनी किंगडम है उसका जो कहते हैं गुलबर्गा और बीदर है, वहां पर जामा मस्जिद जो गुलबर्गा की है और मदरसा एट वहां पे बीदर में है, और गोल गुंबज बीजापुरी किंग का। ये 4-5 महत्वपूर्ण इसको आप जरूर याद करिए, याद करने का कोई रास्ता नहीं है, उसी से आप कर पाओगे। तो बंगाल में क्यों इस्तेमाल किया गया ब्रिक्स का? बंगाल के प्लेसेस जहां पे गौर पंडुआ, वहां पे ब्रिक्स का इस्तेमाल क्यों हुआ? क्योंकि स्टोन अवेलेबल नहीं था इस इंडिया में। कश्मीर का जो आर्किटेक्चर था उसने फॉलो किया एशियन पैटर्न को, वुड का इस्तेमाल हुआ। जो बहमनी रूलर थे वो कंपीट कर रहे थे दिल्ली सल्तनत से, जो बहमनी रूलर थे वो कंपीट कर रहे थे दिल्ली सल्तनत से। और इनकी जो कैपिटल सिटी है, अब इनकी कैपिटल सिटी कौन सी है? जो इनकी कैपिटल सिटी है कौन सी है? गुलबर्गा बीदर। तो इनकी कैपिटल सिटी गुलबर्गा और बीदर कई फाइन बिल्डिंग्स का एग्जाम्पल देती है। जामा मस्जिद गुलबर्गा का, मदरसा बीदर का, ये दो इंपॉर्टेंट। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बेस्ट नोन बिल्डिंग है गोल गुंबज एज बीजापुर, गोल गुंबज बीजापुर। विजयनगर ने लार्ज डोनेशन दिए टेंपल को। अब ये यात्री आए थे तुराते, ये डबल ही होगा, बरबोसा नूनिस्ट पायस, इन्होंने डिस्क्राइब किया किसको? हम्पी को, विजयनगर साम्राज्य को उन्होंने डिस्क्राइब किया। और विजयनगर साम्राज्य के लोगों ने जो अर्लियर चोला टेंपल्स थे उनके रिपेयर का काम किया, उनके रिपेयर पे उन्होंने पैसा खर्चा किया और रिपेयर का काम किया। उस समय पेंटिंग और म्यूजिक का भी विकास हुआ। जो अर्लियर ट्रेडिशन पेंटिंग था डेलिकेट मिनिएचर पेंटिंग, डेलिकेट मिनिएचर पेंटिंग, इसका विकास हुआ। उसके साथ साथ उससे हुआ क्या था? अब इसका इस्तेमाल कहां होता था? डेकोरेशन ऑफ बुक्स में इसका इस्तेमाल होता था, डेकोरेशन ऑफ बुक्स में। बुक्स के डेकोरेशन में मिनिएचर पेंटिंग का इस्तेमाल हुआ करता था। और आर्टिस्ट क्या करते थे? अब वह डेकोरेट करने लगे जो बुक्स बिलोंग करती थी किंग को और कोर्टियर्स को, और किंग के द्वारा एम्प्लॉयड किए जाने लगे। तो पेंटिंग में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज सामने आ रही थी। वो क्या आ रही थी? कि जो अर्लियर ट्रेडिशन था पेंटिंग का, जो डेलिकेट मिनिएचर पेंटिंग थी, वह परंपरा कंटिन्यू रही। तो डेलिकेट मिनिएचर पेंटिंग की परंपरा यह कंटिन्यू रही, यह चलती रही, जो हमने पहले भी पढ़ा था। लेकिन इसमें खास बात क्या हुआ? अब जो आर्टिस्ट थे वह डेकोरेट करने लगे बुक्स को जो बिलोंग करती थी किंग को, और इसलिए वह राजाओं के द्वारा एम्प्लॉय किए जाने लगे। और इसका फर्क क्या हुआ? वह पोर्ट्रेट पेंटिंग करने लगे, वह किंग का पोर्ट्रेट, राजा का पोर्ट्रेट बनाने लगे, और पोर्ट्रेट पेंटिंग बढ़ने लग गई। और कई बार यह पेंटिंग थी जो इलस्ट्रेट करती थी बुक्स को। उस समय म्यूजिक का विकास हुआ, म्यूजिक इनरिच हुआ, और जो हिंदुस्तानी स्टाइल ऑफ म्यूजिक था वह डेवलप किया गया, जो इन्फ्लुएंस हुआ पर्शिया एंड अरब से। पर्शिया एंड अरब, गलत टाइप हो गया, पर्शिया और अरब वर्ड से जो हिंदुस्तानी स्टाइल ऑफ म्यूजिक था वह इन्फ्लुएंस हुआ। कुछ इंस्ट्रूमेंट उस समय प्रकाश में आए, पॉपुलर हुए, सितार, सारंगी, तबला। सितार, सारंगी, तबला वह उस समय पॉपुलर होने लगे, उनका बहुत बड़ा नाम होने लगा। और टर्क्स और अफगान के आने के कारण जो कई एक्सपेरिमेंट हुए, उन एक्सपेरिमेंटों से रिलीजियस मूवमेंट्स में, लैंग्वेजेस में और ब्यूटीफुल आर्ट फॉर्म में कई तरह के विकास हुए। इट इज डन।